पहला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? ऑप्शन है 14, 16, 8 या 10। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 14, ऑप्शन ए। दोस्तों, अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इसमें अशोक की राजाज्ञाएं यानी शासनादेश उत्कीर्ण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? ऑप्शन है आपके वर्धन, कुषाण, मौर्य और गुप्त। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो सही उत्तर है मौर्य। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दिए गए राजवंशों में से मौर्य राजवंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? ऑप्शन है प्रवर्तक, इनमें से कोई नहीं, संघमित्रा या मिनांडर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संघमित्रा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, इस्लाम या ईसाई। तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म। दोस्तों, आप जान लीजिए ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका प्रमाण भाब्रू लघु स्तंभ लेख से मिलता है। इसमें अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? आपको बताना है। ऑप्शन है उदयगिरी, ढौली, बालासोर या बाराबंकी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ढौली या धौली, ऑप्शन बी। दोस्तों, कलिंग युद्ध प्राचीन काल में कलिंग प्रांत में ढौली या धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो आप जानते हैं सारनाथ का जो लायन कैपिटल है ये अशोक से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है ये अशोक से संबंधित है और ये अशोक के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? ऑप्शन है आपके चोल, पांड्य, कुषाण और जो है केरलपुत्र। तो सही उत्तर है कुषाण। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुषाण का उल्लेख उसमें नहीं मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है पड़, तोल, काकड़ी, दिनार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा पड़, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पड़ थी। चांदी के सिक्कों को कासारपण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक कहलाते थे। काकड़ भी तांबे का छोटा सिक्का होता था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो सही उत्तर अजातशत्रु। दोस्तों, अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश का शासक था। इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसका उपनाम यानी अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था और ये बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? ऑप्शन है कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है कुणाल, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे और राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र
दोस्तों जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा और सोन, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो आप जान लीजिए बिंदुसार का पुत्र जो है ये अशोक था। ये देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक मौर्य राजवंश का महान सम्राट था और ये बिंदुसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध, बौद्ध धर्म को अपनाना या मिशनरी को सिलोन भेजना? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों कलिंग युद्ध की घटना, ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? आप जान लीजिए कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? आपको बताना है 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी या 240 बीसी? तो सही उत्तर है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। दोस्तों कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश में, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में, खुदाई में या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। दोस्तों आप जान लीजिए शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वैशाली? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा तक्षशिला। दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे और ये वर्तमान इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूर पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? सातवाहन, शुंग, नंद या कण्व? तो सही उत्तर है शुंग वंश। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र और कोश में से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि सुहृद यानी मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है और सुहृद या मित्र राज्य के कान हैं। राजा के मित्र शांति और युद्धकाल दोनों में उसकी सहायता करते हैं। राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है कौटिल्य द्वारा वर्णित किया गया है। इसके 7 अंग हैं स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो सही उत्तर कौटिल्य का अर्थशास्त्र। आप जान लीजिए दोस्तों अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य रचित है और इसमें शासन के सिद्धांतों पर जो है महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। इसकी तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है।
अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? उपगुप्त, ऑप्शन बी। दोस्तों, दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। तो दिव्यावदान एक ग्रंथ है, इसमें कहा गया है कि अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए, बौद्ध चैत्यों के लिए, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण या गुप्तकालीन मंदिरों के लिए। तो सही उत्तर अशोक के शिलालेख के कारण। दोस्तों, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। यहाँ से अशोक का बृहद शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। इसमें से किसमें जो है अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का जो है साक्ष्य मिलता है? तो सही उत्तर है दीपवंश और महावंश, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्स नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन में अशांति कहाँ थी? आपको बताना है। उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला या राजगृह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और उसने अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहां का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या निर्देशित लोकतंत्र। तो सही उत्तर है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन ए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन पर आधारित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे कौन? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और दशरथ। इसमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन से शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो सही उत्तर है अशोक और दशरथ, यानी ऑप्शन डी 2 और 4। दोस्तों, मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ जो हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनामप्रिय की उपाधि धारण करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आपको बताना है। इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड हैं, स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है और ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसमें से गलत आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा गलत है? कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। दोस्तों, अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं और इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड हैं और स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है। ये अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? ऑप्शन है कंगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी या सोहगौरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कंगनहल्ली। कर्नाटक के कुलबर्गी या कालबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ पर सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है जिसके नीचे राणियो अशोक या राजा अशोक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कौशाम्बी में घोषिताराम मठ स्थित है, कुशीनगर में राणा भर स्तूप है, सारनाथ में आपका जान लीजिए धमेख स्तूप निर्मित है और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप या स्मारक है। तो सही मिलान क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 मिलान करिए। 2 3 1 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है और आपको सही मिलान करना है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, चंद्रगुप्त को यूनानी जो इतिहासकारों ने सैंड्रोकोट्टस कहा है। बिंदुसार का एक अन्य नाम अमित्रघात है। अशोक को पियदस्सी या देवनाम पियदर्शी कहा गया है और चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त है। तो इस तरह से सही मिलान आपका हो जाएगा 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वो अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कृष्णदेव राय। तो सही उत्तर है अशोक, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये परामर्श अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में दिया है। अगला प्रश्न है, अशोक के प्रमुख शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें से कौन शामिल है? कौन कौन से अभिलेख जो हैं अशोक के संगम राज्य के बारे में बताते हैं? तो दूसरा और 13वां शिलालेख। दोस्तों याद रखिएगा, अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में संगम राज्यों चोल और पांड्य सहित सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपाणी की सूचना मिलती है। इसके अलावा 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपाणी का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र या सातवाहन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका सातवाहन, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अशोक के अभिलेखों में दक्षिणी राज्य सातवाहन का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो सही उत्तर है सोहगौरा ताम्रपत्र। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगुरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये अभिलेख खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही अभिलेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। बिल्कुल सही है। कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त करके उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री और स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था, इसलिए कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस तरह से कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। तो बिल्कुल सही है। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ये आपका गलत है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए सही, किंतु आर गलत है। दोस्तों धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय एक अभिलेख से मिलता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमिदान स्वरूप नहीं दिया था और भूमिदान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं मिलता है। कथन सही लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की या जब्ती, कारावास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मृत्युदंड। दोस्तों आप जान लीजिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में
पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों की 6 भिन्न भिन्न समितियों द्वारा होता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य है जो मौर्य काल से जारी है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है नाप तौल के बांटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण और शिल्पकारों का संरक्षण। तो सही उत्तर है जन्म मृत्यु का पंजीकरण। दोस्तों, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली जो 6 समितियों का उल्लेख किया है, उसमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी और वर्तमान में भी ये कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला और साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन का या हिंदुकुश तक साम्राज्य का। तो सही उत्तर है ए, सी और डी। देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला और साहित्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उनके साम्राज्य के अधीन था। और इतिहासकार हैं स्मिथ, इनके अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत मिलते हैं: उत्तरापथ, अवंतिरठ, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। लेकिन स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को है। इसलिए मौर्य नरेश के बारे में, मौर्य शासकों के बारे में सोने के सिक्कों के अलावा अन्य सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन के दौरान स्थानिक कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जिला प्रशासक, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मौर्य शासन में स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई होता था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? माप तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण और राजस्व प्रबंधन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा ये मार्ग निर्माण, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडियम की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रखरखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। लेकिन लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर मार्ग निर्माण माना है। कहीं कहीं पर एग्रोनोमोई को प्रशासन प्रबंधन का कार्य करने वाला अधिकारी भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, किस लिए? पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर या मंदिर को गंदा करने पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सड़क पर कीचड़ फैलाने को, ऑप्शन बी। दोस्तों, पंकोदक सन्निरोध है मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे: धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जुक और कंटक शोधन। तो इसमें से कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन, 2 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे: धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त, राजवंशी इतिहास और वीरगाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? ऑप्शन है आपके, देखिए, श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मागध।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मागध, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त, राजवंश इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध और सूत वर्गों का होता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है आपके कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीति शास्त्र या अर्थशास्त्र। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, तो इसलिए मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि किसमें जो है ये पुनर्विवाह वर्जित है। ऑप्शन है जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या अर्थशास्त्र में। तो सही उत्तर मनुस्मृति में, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर यानी विडोवर, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? क्षत्रियों का, व्रात्य क्षत्रियों का, वैश्यों का या फिर शूद्रों का? तो सही उत्तर है व्रात्य क्षत्रियों का। दोस्तों आप जान लीजिए कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय यानी फालन क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, इनके आगमन का सही क्रम आपको बताना है। इसमें आप जान लीजिए फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज और ह्वेनसांग, इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले मेगस्थनीज, उसके बाद फाहियान, फिर आपका ह्वेनसांग और सबसे लास्ट में इत्सिंग आया। तो 3 1 4 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, और इसमें आपका सही उत्तर 3 1 4 और 2 हो जाएगा। तो आप देखिए यूनानी शासक सेल्यूकस के ने मेगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, तो मेगस्थनीज पहले हो जाएगा। वो बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया और इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आने वाला चीनी यात्री था। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 3 कथन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। देखिए पहला कथन है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ये है एक प्रश्न ये है आपका। उसके अलावा देखिए एक अगला कथन है, महत्वपूर्ण कथन है, आप देख सकते हैं कि अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और राज सिंहासन हथिया लिया। बिल्कुल सही है। और तीसरा है, आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए दोस्तों, देखिए जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वो इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूत अत्यंत विलासी था। वो अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया और वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जाति भृत्य सिमुक या सिंधुक के द्वारा मार डाला गया था। तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। तो कौन कौन लोग थे इसमें? आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 3। दोस्तों ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई। अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इनसे नहरें निकाली। शक, क्षत्रप, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है।
शक शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का ये कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी का था, इसलिए उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आपका सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड आपका सही सुमेलित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, बिल्कुल सही है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये आपका सही नहीं है। और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग सही है। तो 1, 2, 4 यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ये सही हैं, लेकिन राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है, सही स्थान सारनाथ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों यानी हिस्ट्री एमसीक्यू के अंतर्गत। इसमें आपने मौर्य काल या मौर्य शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।